एक लाइन में अगर हम कहें तो एससी, एसटी, ओबीसी को बचाने से ज़्यादा अपनी कुर्सी बचाने की ये चिंता है। बस मुहरा है भाई एससी, एसटी, एसटी, एससी, ओबीसी रियल में अगर उनकी चिंता या किसी की चिंता होते तो उनको सुविधा देते, साधन देते, व्यवस्था देते। इसका असर कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में नहीं पड़ेगा, बंगाल में नहीं पड़ेगा, इसका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में पड़ेगा। अब स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश में प्रभावित होगा तो नुकसान किसको होगा? योगी जी को। योगी जी को होगा। तो ये निश्चित रूप से टारगेटेड है। ये इसका कोई मतलब नहीं है, सबको पता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, ये कहावत भाजपा में चरितार्थ ये एकदम क्लियर है। क्यों ये चीज लाने से सबसे ज्यादा अगर हंगामा करेगा तो नुकसान होगा, अगर गुस्से में होगा, अगर खिलाफ जाएगा तो कौन जाएगा? क्या ये माना जाए कि इनको पता ही नहीं है? सीधा मतलब है कि कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। ये अपनी अपनी कुर्सी बचाने का, अपने को ऊपर लाने का या किसी का उत्तराधिकार का। संगम स्नान के दौरान जिस तरीके से विवाद खड़ा हुआ और शंकराचार्य को लेकर पूरे देश में बवाल की स्थिति बनी, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आजकल देखिए सबसे बड़ा समाज में समस्या क्या हो गया कि अब खुद से लोग घोषित करते हैं। जैसे नेता उता बनना होता है तो अपने पोस्टर लगाएगा, अपने से अपना अभिनंदन करवा के, अपना पैसा लगा के वोट टकवाएगा। उसी तरह से अब संत समाज में भी अपना ही लोग कहता है कि हम महामंडलेश्वर हैं, हम शंकराचार्य हैं, हम फलना है, हम फलना है। ईश्वरानंद जी कैसे हैं? आज तक उनको पट्टाभिषेक तक नहीं हुआ है। वो खुद को शंकराचार्य कहते कैसे हैं? आप अगर संत हैं तो आपको लोग नहीं मानता है तो कह दीजिए कि हमको तो साधना से मतलब है जी, पूजा पाठ से मतलब है। जाओ, कौन मानता है नहीं मानता है, हमें क्या लेना देना है बाबा। लेकिन इनको हर जगह लड़ना है ताकि इनको न्यूज में बने रहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पूरे देश में यूजीसी के नए नियम को लेकर बवाल मचा हुआ है। जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, जो जनरल कास्ट के लोग हैं, वो इस नियम का विरोध कर रहे हैं। और आज हम इस नियम पर बात करने के लिए सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य रविंद्र तिवारी जी के साथ हैं। और मेरा सीधा और सबसे पहला सवाल होगा कि जिस तरीके से ये नियम आया है, यूजीसी का कहना है कि यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए ये नियम बनाया गया है, न्याय दिलाने के लिए ये नियम है कि जाति के आधार पर छात्रों के साथ किसी तरीके का अन्याय नहीं हो। तो सबसे पहला जो सवाल उठता है कि इसका जो तात्पर्य है, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में जाति के आधार पर भेदभाव होता है? सबसे पहली बात है कि यूजीसी जिस रेगुलेशन के नाम पर आज लाया है, अमेंडमेंट लाया है, वह 1956 का कानून है। और ये बात सच है कि किसी भी शिक्षण परिसर में किसी भी प्रकार का छात्रों के बीच में भेदभाव की मान्यता कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। ये सच है। लेकिन आखिर आज 2026 में इतना विरोध क्यों हो रहा है? इसके दो पहलू हैं। इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति इसमें बहुत जबरदस्त है। क्यों है? पहले से भी यूजीसी रेगुलेशन एक्ट जो था, उसमें दो चीजें तो थी कि हरिजन आदिवासी छात्रों के साथ अगर कोई वर्ग उत्पीड़न करता तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान था। लेकिन उसमें एक चीज था कि अगर कोई गलत अगर पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की बात थी। इन्होंने इसको हटा दिया और इसमें नया जोड़ दिया एक ग्रुप और, वह है ओबीसी। पहले केवल हरिजन आदिवासी था, अब ओबीसी हो गया। आप जो बाकी जो लोग हैं उनका विरोध सिर्फ इतना ही है कि भाई आप समानता के आधार पर ही तो आप उच्च जाति के लोगों को आप शोषण का रास्ता खोल रहे हो। मान लीजिए कोई गलत अगर किसी तरह की बात झूठे अगर शिकायतों की संख्या बढ़ दिया तो उससे बचाव का आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। पहले जो था ये प्रावधान हटा दिया। तो ये सिर्फ दो बात है, इसमें कुछ नहीं करना था। अगर इनमें रियल में इनको समानता के अधिकार लागू करना था तो एक लाइन में कर देना था कि किसी भी तरह का किसी भी छात्र के साथ, किसी भी छात्र के द्वारा जातीय भेद या नस्लीय भेद या किसी प्रकार का उसके साथ दुर्व्यवहार, वह दंडित पनिशेबल होगा। लेकिन ऐसा नहीं किए। उसमें उन्होंने
एसटी एससी के साथ साथ ओबीसी जोड़ दिया। अब क्यों जोड़ दिया? 2017 में रोहित वेमुला वगैरह का जो मामला आया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, और एक केस और था कोई लड़की का, उसी पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा, यूजीसी को कहा कि भाई आप इस तरह के जो भेदभाव है इसको रोकने के लिए आप कोई गाइडलाइन लेकर आइए। उसी के तहत विभिन्न चरणों से गुजरते हुए इन्होंने गाइडलाइन लाया, लेकिन गाइडलाइन लाया इसमें जो दो चीजें हैं जो बदलाव हुए, ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये बदलाव कम, किसी से राजनीतिक रूप से उसको कमजोर करने का प्रभाव ज्यादा है। अब क्यों है? इसका असर कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में नहीं पड़ेगा, बंगाल में नहीं पड़ेगा, इसका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में पड़ेगा। अब स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश में प्रभावित होगा तो नुकसान किसको होगा? योगी जी को। योगी जी को होगा। तो ये निश्चित रूप से टारगेटेड है। ये इसका कोई मतलब नहीं है, सबको पता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, ये कहावत भाजपा में चरितार्थ ये हो एकदम रहा है। क्लियर है। हाँ। क्योंकि एक बात बताइए, कोई भी आदमी हो, क्या ये मान लेगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो नीति निर्धारक जो लोग हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं है कि उसका सबसे बड़ा वोट बैंक कौन है, सबसे बड़ा ताकत कौन है? अब ये चीज लाने से सबसे ज्यादा अगर हंगामा करेगा तो नुकसान होगा, अगर गुस्से में होगा, अगर खिलाफ जाएगा तो कौन जाएगा? क्या ये माना जाए कि इनको पता ही नहीं है? तो योगी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को कम करने के लिए या कहें उन्हें धाराशाही करने के लिए भाजपा का ही ये देखिए, धीरे प्रयास है। नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, कहीं बहुत हुआ कि यूथ को हम लाए, लेकिन इसके पीछे कितने लोगों का लाइन काटे, ये बात छिपा दिया जाता है सलीके से। तो अब लाइन किसके लिए काटा जा रहा है? क्या ये कोई अंधा है, पागल है, किसी को समझ में नहीं आता है क्या? ये अंदरूनी राजनीति ज्यादा है, वरना कौन? अच्छा एक बात बताइए, जो सरकार किसान कानून, जिसे पूरे देश के सारे लोग कहते थे कि ये किसानों के हित में है, सबसे बढ़िया कानून है, उसको कुछ मुट्ठी भर देश विरोधी गिरोह के विरोध के नाम पर वापस ले ली। वह कानून जो संसद के दोनों सदन से पारित था, उसी तरह से एसटी एससी एक्ट जो अधिनियम था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जिस सुप्रीम कोर्ट के आड़ में ये मान लीजिए लाए गाइडलाइन, वही सुप्रीम कोर्ट कहा था कि भाई 50% से ज्यादा नहीं, और इस तरह से उसमें भी आप रेखांकित करिए। जब ये जैसी स्वीकार किए तो कुछ जो एसटी एससी के एमपी लोग थे, हंगामा किए, बगावत किए, सड़कों पर आए, बाकी लोग तो वो भी जा करके ला करके पहले से ज्यादा कठोर एसटी एससी कानून बना दिए। अब इतना विरोध के बावजूद यूजीसी का तो गाइडलाइन कोई कानून नहीं है, इसके लिए कोई बहुत बड़ा संसद में जाने का या बड़ी बात तो नहीं है। एक लाइन का नोटिफिकेशन में मान लिया है कि फिलहाल स्थगित कर देंगे, इस गाइडलाइन को हटा देंगे, इस संहिता को हटा देंगे, ये कर देंगे, लेकिन फिर भी सरकार के तरफ से या भाजपा के तरफ से किसी भी प्रकार का इस पर कोई भी अधिकृत बयान या इस पर जो सही तथ्य रखने की बात कहीं सुने क्या? क्यों नहीं सुने? क्या उसे पता नहीं है कि इससे भाजपा की राजनीतिक जमीन में कहाँ कहाँ क्या प्रभावित होगा? सीधा मतलब है कि कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, ये अपनी अपनी कुर्सी बचाने का, अपने को ऊपर लाने का, या किसी का उत्तराधिकार का जो हम लड़ाई देखते हैं। जिस तरीके से बाकी पार्टियों में, हम चाहे कांग्रेस की बात करें या राजद की बात करें, झामुमो की क्षेत्रीय पार्टी की बात करें, परिवारवाद जिस तरीके से हावी था, तो भाजपा में भी एक अधिकार का ये प्रयास नहीं, भाजपा ही नहीं, कोई भी सत्ताधारी यूनिट अगर होगा, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे राजतंत्र हो, चाहे कोई भी तंत्र हो, तो उत्तराधिकार की लड़ाई इतिहास में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। लेकिन कभी कभी जब लोग इतने गिर जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम जिस डाल पर बैठे हुए हैं उसी को काट रहे हैं, उन्हें लगता है कि हम उसको काट रहे हैं। लेकिन सच ये है कि अगर उत्तर प्रदेश कमजोर होगा तो दिल्ली का रास्ता खुलेगा क्या? दिल्ली का रास्ता भी बंद हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि उसको रोकने के लिए हमको अब कुछ भी करना पड़े तो करना है, इसलिए लोग कर रहे हैं। नहीं तो अभी तक आखिर सरकार में क्या था? आखिर इस पर क्यों नहीं ये कहते भी हैं? तो हो सकता है कि यूपी चुनाव के बाद फिर उसे वापस ले लिया हाँ, जाए।
ये भी हो सकता है। लेकिन वापस लेने के बाद जो लोग समझ जाएंगे ही, फिर उनके नजर में उनकी क्या स्थिति होगी, फिर उनको एक्सेप्ट करेगा क्या? कहीं भी किसी भी हालत में देखिए गलत हमेशा गलत होता है। आखिर ये क्या मतलब है आपको इसका? जब आप विश्वविद्यालयों को, शिक्षण संस्थानों को सही में अलग रखना चाहते थे, ईमानदार थे, तो आपसे तो सुधार की गुंजाइश थी। आप कहते कि हम उनको सुविधा देंगे, उनको घर बनवा देंगे, उनको नौकरी दे देंगे, सारा चीज दे देंगे, लेकिन पढ़ाई में वहां तो बराबरी रहने देते। आप एक तरफ उसको अगला भी बोल रहे हो अपने से। आपका जातीय आधार पर सर्टिफिकेट देकर आप उसे नीचे बना रहे हो, छात्र नहीं बनाया है। आप ही उसको उसके आधार पर 40% से नीचे पर आप नंबर दो पर एडमिशन करोगे, और दूसरा 98% लेकर आया है। अब दोनों के कहोगे कि बराबर बैठा करके समान करे, समान तो तू करती है भाई, वो समान कैसे होगा? तो वहां समानता करना आपका काम था, आप समानता नहीं किए। आप वहां ओबीसी, एसटी, एससी और जनरल को सीधे सीधे अलग कर दिए। तो एक लाइन में अगर हम कहें, अब हम अपने दर्शकों को इस बारे में जो हमारी बातचीत हुई उसके कंक्लूजन पे, निष्कर्ष पे पहुंचे, तो एससी, एसटी, ओबीसी को बचाने से ज्यादा अपनी कुर्सी बचाने की ये चिंता है। बस मुहरा है भाई एससी, एसटी, एसटी, एससी, ओबीसी रियल में अगर उनकी चिंता या किसी की चिंता होते तो उनको सुविधा देते, साधन देते, व्यवस्था देते। आज भी एसटी, एससी, ओबीसी में तो 40% से ऊपर लोग फॉरवर्ड से भी ऊंचे हैं। अब उनको आप जात के आधार पर, सर्टिफिकेट के आधार पर आप ओबीसी बता दे रहे हो, पिछड़ा बोल दे रहे हो। अब वहीं पर जो गरीब टीचर के, शिक्षक के, साधारण अगर उच्च जाति का वर्ग का लड़का होगा जो 98% पर एडमिशन करा के गया होगा, अब वहीं पर उनका अरबपति भले हैं लेकिन ओबीसी हैं, इसलिए उनकर बाल बच्चा अगर 38% पर आकर के बैठेगा तो वो कैसे व्यवहार करेगा समान रूप से? स्वाभाविक है कि नहीं करेगा। तो आप भारतीय जनता पार्टी के थे, आपने समता की बात की थी, आप सनातन की बात की थी, आप राष्ट्रवाद की बात की थी, तो आपसे तो ये उम्मीद थी ना कि आप इसको सुधार करते। लेकिन आप सुधार नहीं करके आप उसमें और आग लगा रहे हैं। यानी क्या आपको पता नहीं है कि इससे कौन नाराज होगा, उससे क्या नुकसान होगा? क्या ये मान लिया जाए? नहीं, संभव नहीं है। निश्चित रूप से टारगेट कोई और है। आखिरकार अभी तक कोई सफाई तक नहीं दे रहे हो भाई। ये सीधा सीधा कह रहा है कि किसी को टारगेट कर लेना है, उसके बाद ऑनर किलिंग जैसे होता है, किल उल कर करके फिर अपना नया सिरे से धंधा कर लेना है। ये वापस कर लेंगे, ये कर देंगे, ये सुधार कर देंगे, वो कर देंगे, फिर अपना खेला शुरू कर देंगे। लेकिन जनता अब जागरूक हो चुकी है, और आप जिस तरीके से इसका विश्लेषण किए, निश्चित तौर पर हमारे पलामू के जो दर्शक हैं वो तो समझ ही जाएंगे। आप यूपी की बात कर रहे थे, यूपी का नाम जैसे ही आता है तो एक और बड़ा इशू अभी चल रहा है। प्रयागराज में संगम स्नान के दौरान जिस तरीके से एक विवाद खड़ा हुआ और शंकराचार्य को लेकर पूरे देश में बवाल की स्थिति बनी, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप क्या कहेंगे? ये अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो अपने को शंकराचार्य कहते हैं खुद, आजकल देखिए सबसे बड़ा समाज में समस्या क्या हो गया कि अब खुद से लोग घोषित करते हैं। जैसे नेता उता बनना होता है तो अपने पोस्टर लगाएगा, अपने से अपना अभिनंदन करवा के, अपना पैसा लगा के वोट टंगवाएगा। उसी तरह से अब संत समाज में भी अपना ही लोग कहता है कि हम महामंडलेश्वर हैं, हम शंकराचार्य हैं, हम फलना है, हम फलना है। उसकी जो परंपरा है, जो सिस्टम है, उसको वो खुदे ध्वस्त करके करता है। अब अभी मुक्तेश्वरानंद जी कैसे हैं? आज तक उनको पट्टाभिषेक तक नहीं हुआ है। वो खुद को शंकराचार्य कहते कैसे हैं? दूसरा, उनकर कोई भी शंकराचार्य कहते पहले उनका काम क्या है? चारों पीठों के जो शंकराचार्य की जो पीठ की स्थापना की आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था सनातन को एक करना, सनातन को मजबूत करना, सनातन संस्कृति का ध्वज पताका को विश्व के मानस पटल पर पहुंचाना। और विश्व के मानस पटल पर जाए तो जाए भारत के चारों कोनों पर करने के, कि बाकी दूसरे विचारधारा आकर जबरदस्ती यहाँ कब्जा न करें और इसमें अपना भ्रम न फैलाएं, इसको बचाएं, इतना तक मान्यता रखें। आज अगर वो अपने को शंकराचार्य कहते हैं तो इस दृष्टि पर उनका कोई कार्यक्रम, कोई काम, कोई बयान, कोई ये दिखा है क्या? उनका विवाद क्या था भाई? तो वो रथ के साथ स्नान करने उनको सरकार या सरकारी तंत्र नहीं जाने दिया, जबकि आद्य गुरु शंकराचार्य जिसके नाम पर वो बैठे हुए हैं, उन्होंने पूरे भारत का पद यात्रा किया भाई, पैदल चला है, तब चारों मठ का स्थापना किया है।
अब उनको उतना दूर भी पैदल जाने में उनकी प्रतिष्ठा गिर रही है, तब कैसा शंकराचार्य है वो जाने। ये भी आपको जो पहले मैं बोला कि जोगी जी को टारगेट करने का है, ये भी उसी का एक यूनिट है और कुछ नहीं है। और नहीं तो इनको आखिर 4 से 5 तक है संतों का स्नान का समय, तो इनको जब मन हुआ तब काहे जाने के लिए तैयार थे भाई। अच्छा, ये अपने भी समय से जाते जानबूझकर खड़ा किया गया विवाद। निश्चित जानबूझ के खड़ा किया था। और उनके समर्थन में कौन कौन लोग हैं ये देखिए तो और मजा आएगा। अब कुछ लोग कहता है ब्राह्मणों का अपमान है। अब ब्राह्मण तो संपूर्ण सनातन समाज का मार्गदर्शक है। अब वही नियम तोड़ने वालों को अगर अपना अपमान से रेखांकित करेगा, तब ये तो खुद को उन वैसे लोगों को ब्राह्मण है कि नहीं है, कैसे ब्राह्मण है, उनको विचार का विषय है। अगर सनातन कमजोर हो तो फिर ब्राह्मणों का अस्तित्व किसके पास बचेगा? सनातन ही तो है जो ब्राह्मणों को ऊंचा दर्जा देता है, श्रेष्ठता की दर्जा देता है, बाकी कहाँ है? तो इसलिए ये सब फालतू बात है। ये निश्चित रूप से ये सारे तंत्र, और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है भाई, आखिर और कोई शंकराचार्य को ये आपत्ति क्यों नहीं हुई भाई? और भी मान लिया ठीक है, उन्हीं को हम मान लें कि वो भाई असली शंकराचार्य हैं, तो बाकी भी तो 3 पीठों के शंकराचार्य जी हैं। कोई महामंडलेश्वर, कोई शंकराचार्य, किसी को आपत्ति नहीं हुई। अपने अपने जगह पर अपना टाइम पर जा करके स्नान करके, शाही स्नान करके लोग आए, अपना पूजा पाठ में लगा हुआ है। किसी का बयान वान भी सही नहीं आता है ये कहाँ क्या है। आखिर इन्हीं को अब भी मुक्तेश्वरानंद जी को ही क्यों होता है? अब इनको अतीक अहमद को, बाकी लोगों को जो होता है उस पर इनको तकलीफ होता है, वहां इनको समानता दिखता है। अपने यहाँ क्या क्या हो रहा है, अपने मठों में ये लड़ाई लड़ेंगे, मुकदमा लड़ेंगे पीठ के लिए। आप अगर संत है तो आपको लोग नहीं मानता है तो कह दीजिए कि हमको तो साधना से मतलब है जी, पूजा पाठ से मतलब है, जाओ कौन मानता है नहीं मानता है, हमें क्या लेना देना है बाबा। लेकिन इनको हर जगह लड़ना है ताकि इनको न्यूज में बने रहना है और विरोधियों का टूल किट बनना है। तो ये सारा चीज घुमा फिरा कर देखिए तो सत्ता के द्वारा प्रायोजित, किसी को टारगेट करके, किसी के लिए कहीं पर निगाहें, कहीं पर निगाह निशाना ऐसा ही चल रहा है। और लेकिन अब आज एक बेहतर स्थिति ये है कि अब समाज रियल में वो पहले वाली बात नहीं रही कि पहले सरकारें जो चाहती थी उतना ही अखबार छपते थे, उतना ही आता था, वो भी हर जगह जाता नहीं था। अब तो सबके हाथ में मोबाइल है, संचार के माध्यम इतने बढ़ गए हैं कि अब किसी के कहने पूछने से कुछ होने वाला नहीं है। अब जनता खुद काफी समझदार हो गई है और इस पर निर्णय लेगी। और मुझे लगता है कि जितने लोग भी अपना राजनीति अपने मकसद से कर रहे हैं उनका भी पर्दाफाश होगा। तो आपने सुना, जितने लोग अपने फायदे के लिए राजनीति कर रहे हैं उनका पर्दाफाश होगा, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और अब लोग जागरूक हो रहे हैं। और इसी जागरूकता की एक कोशिश थी कि आप ये जो हमारी बातचीत सुन रहे थे और आप स्पष्ट रूप से ये समझ पाए होंगे कि चाहे यूजीसी हो या फिर संगम स्नान का विवाद हो, इसके पीछे क्या कुछ किस तरीके से प्रायोजित किया गया था। तो इसी तरीके की जानकारी के लिए आप लगातार देखते रहिए कैपिटल न्यूज़।